हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए सेशन और एक नए प्रैक्टिस के साथ। तो ये प्रैक्टिस से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लगभग सभी एग्जाम में कवर हो रहे हैं। तो आप लोग इस सेट से बने रहिए, बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या फिर एसएससी, एमटीएस या फिर डिफेंस लेवल का जो भी एग्जाम है, ये सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन काम आने वाला है। एमटीएस, ये सभी क्वेश्चन जो है ये सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन टकराता है और टकराने की पूरी पूरी संभावना भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यह सेट चलाया जा रहा है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी तक जो है क्वेश्चन इसमें टकराने की संभावना होती है। राज्य लोक सेवा कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, जीएस है ना, आधारित जितने भी परीक्षाएं हैं इसमें साइंस और जीके जीएस का जो है वेटेज देखने को मिलेगा। और इसमें जो भी डिस्कशन से संबंधित रहेगा वो आपको मैं अवगत कराते चलूंगा। तो आप लोग ध्यान से सिर्फ वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। जब तक पूरी काम नहीं कीजिएगा, जब तक कोई काम सफल होने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी काम को पूरा करना है। अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिए, नहीं तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज से हमारा प्रतिदिन ये जो पैड वाली क्लासें हैं प्रतिदिन आपको कराया जाएगा और उसका संबंधित पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस डिस्कशन, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सेट जो है प्रतिदिन लगता है ना। ये सेट क्या लगता है, तो प्रतिदिन लगाया जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, है ना, ताकि हमारा भी मनोबल आपके लिए बरकरार रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। मतलब उच्च न्यायालय, आपको पता है कि न्यायालय जो है वैसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरी होता है राज्य में हाई कोर्ट, और तीसरी होता है सभी का जो है मास्टर सुप्रीम कोर्ट। तो वही में कह रहा है कि उच्च न्यायालय के बारे में, मतलब हाई कोर्ट के बारे में कह रहा है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में, न्यायाधीशों की संख्या, सभी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहती है, तो कारण न्यायाधीशों के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीश कितने रहेंगे, क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये नंबर कर रहा है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा 20 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये कहीं पार्टिकुलरली संविधान में नहीं बताया गया है कि इतना न्यायाधीश होगा, इतना मुख्य न्यायाधीश होगा, इसलिए ये गलत है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा उतने ही अन्य न्यायाधीश होंगे जितने उच्चतम न्यायालय में होते हैं, ये भी गलत है। ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। तो मोटा मोटी आप जान लीजिए कि संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है। इसका आंसर अगर देखा जाए तो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या करा है, तो संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं इस राज्य में केस ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या करता है, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जाता है। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए कि सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या कहाँ है, तो जो प्रयागराज में जो हमारा इलाहाबाद जो कोर्ट है प्रयागराज में, है ना, उसमें न्यायाधीशों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा प्रांत है और वहाँ सबसे ज्यादा जो है केस भी है, बात भी है। तो ऐसे में जो है वहाँ न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के इसमें बात करना चाहेंगे कि राष्ट्रपति जिस अनुसार से स्थिति परिस्थिति को देखता है कि कितने, है ना, केस है, ज्यादा केस रहेगा तो ज्यादा न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर होगा कि इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 18वीं से 19वीं सदी में ब्रितानी सरकार, मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का
चयन कीजिए। कृषि के बारे में अगर देखा जाए तो ब्रिटानी सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार ने 3 स्तर के जो है लागू किया था। एक था अस्थाई बंदोबस्त, एक था क्या था? अस्थाई बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी व्यवस्था था, महलवाड़ी व्यवस्था था, है ना? तो ये 3 स्तर का जो है व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इसमें पूछा जा रहा है किसके बारे में? रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है? रैयत मतलब होता है किसान, रैयत मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था ऐसी थी जिसमें ब्रिटिश सरकार और किसान से सीधा लेन देन होता था। मतलब जो भी टैक्स देना है किसान को वो सीधा जाता था और उपज का जो है जितना भी भाग होता था देना, वो उपज का उतना भाग ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाता था। इसके बीच में कोई साहूकार और कोई जो है प्रधान नहीं था। सीधा डायरेक्ट जो है कनेक्शन किससे था? तो किसान और ब्रिटिश सरकार से। तो जितने किसान उपजाते थे अपने जो है खेत में, उसका जो है टैक्स सीधा जो है ब्रिटिश सरकार को देते थे। यही है रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये व्यवस्था जो है काफी प्रचलित थी, काफी प्रचलित थी दक्षिण क्षेत्रों में। किस क्षेत्रों में थी? तो साउथ के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा थी। सबसे पहले भी जो है साउथ के क्षेत्रों में जो है इसे लागू किया गया था। किसको? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। कर इसमें सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। बिल्कुल सही है ना? इसमें सरकार और किसान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। डायरेक्ट सरकार से कनेक्शन किसका था? किसान का था। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर, नहीं ये गलत है ना? यह जो व्यवस्था थी लगभग 51% क्षेत्रों पर प्रसिद्ध थी। कितने प्रतिशत? 51% क्षेत्रों पर जो है यह व्यवस्था प्रसिद्ध थी। इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना था। जी बिल्कुल सही है ना? ऐसे तो इसमें विवादित है, कहीं 1/2 और कहीं 1/3 दिया जाता है, लेकिन इसके पांडे के बुक के माध्यम से अगर देखा जाए तो 1/2 भाग जो है राजस्व के रूप में देता था। ठीक है, आगे तो ये भी क्या है? सही माना गया है। सर इस व्यवस्था को पहली बार कर्नल रीड द्वारा बाराहमाल जिले में लागू किया गया था। ये भी सही है ना? इस व्यवस्था को मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कर्नल रीड के द्वारा बारामहल के जिले में लागू किया गया था। और ये कहाँ पड़ता है? तो मद्रास में। तो इस तरह से इसका आंसर अगर देखा जाए तो 1, 3 और 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 किसमें है? सी नंबर। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर से सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ घाटी है, उसका देश है। तो कह रहा शिकारी घाटी कहाँ है? तो शिकारी घाटी कहाँ है? तो शिकारी घाटी की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है। शिकारी घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। शिकारी घाटी ऑस्ट्रेलिया में। हैट्टी घाटी कहाँ है? तो लॉन्ग नहीं है ना, ये हांगकांग होगा। हांगकांग, लॉन्ग कोई देश नहीं है, हांगकांग। ठीक है, हांगकांग है। तो कह रहा है कि हैट्टी घाटी अगर देखा जाए तो कहाँ है? हांगकांग में है। पंजशीर घाटी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में होगा, है ना? तार लिख दिया। स्वात घाटी पाकिस्तान में। स्वात घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये सभी जो है घाटी और उसके देश से संबंधित था। तो आने वाला एग्जाम चाहे जो भी हो, है ना, मैं है ना, मेरा भी अनुभव कहता है कि ये जो क्वेश्चन जो सेट किया जा रहा है ज्ञान बिंदु सर एकेडमी के द्वारा, तो काफी जो है मेहनत से किया जा रहा है और काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से ही किया जाता है। इसमें कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट से लगातार बने रहिए और इसी तरह जब डिस्कशन आपके सामने होगा तो वो दिन दूर नहीं जब आपके हाथों में नौकरी होगी। तो कह रहा शिकारी घाटी किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। शिकारी घाटी ऑस्ट्रेलिया से। हैप्पी घाटी की अगर बात किया जाए तो हांगकांग से। हैप्पी घाटी हांगकांग से। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान से। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान से। और स्वात घाटी हो जाएगा पाकिस्तान से। स्वात घाटी कहाँ से हो जाएगा? पाकिस्तान से। तो अगर आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 और 4। तो बी में भी है और सी में भी है। तो 1, 3, 2 और 4 मार लीजिए। अगला क्वेश्चन कर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है और केंद्र में, है ना,
संघ लोक सेवा आयोग होता है, जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं। और राज्य में जो है, राज्य जैसे बिहार को अगर देखा जाए तो बीपीएससी हो गया, है ना। झारखंड में अगर देखा जाए तो, है ना, झारखंड का जो है लगा दीजिए। तो कह रहा राज्य लोक सेवा आयोग मतलब प्रत्येक राज्य में जो है राज्य लोक सेवा आयोग होता है, और केंद्र में हमारा यूपीएससी होता है। तो उसी के संदर्भ में पूछ रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है, राज्य का लोक सेवा आयोग है, उसका जो है अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल अगर देखा जाए तो कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष तक, जो इसमें से क्या हो, पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष। अगर इसमें संघ लोक सेवा आयोग की पूछता तो कितना हो जाता, 6 वर्ष और 65 वर्ष, 6 वर्ष और 65 वर्ष हो जाता, लेकिन राज्य है इसलिए 62 वर्ष तक। ठीक है, अगला लॉर्ड लिटन द्वारा लागू की गई वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना। लॉर्ड लिटन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। अब ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है क्या, तो हमारे देश में, है ना, अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में, है ना, ये दबाया जा रहा था, जनता को जो है त्राहिमाम किया जा रहा था, तो उससे जो है क्या हुआ था, जनता अवगत हो गया था इस प्रेस के माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग लैंग्वेज में प्रेस निकलता था, और उसी प्रेस को पढ़ करके जनता जो है जागरूक हुआ, और जैसे ही जागरूक हुआ तो अंग्रेजों को लगा नहीं, ये जो है जागरूक हो गया है, तो क्या किया, इस प्रेस मतलब भारतीय प्रेसों में, भारतीय भाषाओं में जो प्रेस छपता था उसको क्या किया, बंद करवाने की घोषणा करा दिया लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने, उसी को कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, को किस राष्ट्रवादी नेता ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था, और इसी प्रेस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने कहा था कि आकाश से होने वाला वज्रपात है, या कहीं क्या है, तो आकाश से गिरने वाला क्या है, वज्रपात है। तो किसने कहा था, ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसको लगा था कि सब जो है समाचार के माध्यम से धीरे धीरे क्रांतिकारी हो रहा है ना, तो जो है इस प्रेस पत्रिका को क्या किया, बंद करवा दिया, जितने भी पत्र छपते थे, है ना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है, तो आकाश से गिरने वाला क्या है, वज्रपात है। कर पाकिस्तान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कर जिस तरह से हमारा भारत में कोयले के लिए प्रसिद्ध है ना, जैसे हो गया क्या, झारखंड में जो है कोयला ज्यादा निकाला जाता है ना, झरिया जैसे हो गया, है ना। तो पाकिस्तान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है, पाकिस्तान की बात हो जा रही है तो क्वेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेटा। क्वेटा जो है पाकिस्तान में किसके लिए है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन है, 7 नंबर देखते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वोत्तर परिषद के बारे में, जिस तरह से क्षेत्रीय परिषद है उसी तरह से हमारा एक पूर्वोत्तर परिषद है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के द्वारा जो है यह जो है परिषद चलाया गया। तो इसमें टोटल अगर देखा जाए सदस्य की संख्या तो 8 होती है। कितनी होती है, पूर्वोत्तर परिषद के, है ना, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। अभी देखते हैं इसका काम क्या है। तो कर इस परिषद का गठन, इस परिषद का गठन संसदीय अधिनियम के द्वारा वर्ष 1971 में हुई थी। बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर परिषद का अगर गठन पूछे तो कब हुआ था, 1971 में, 1971 में, 1971 ईस्वी में। पूर्वोत्तर परिषद में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम शामिल है। तो 7 सिस्टर में जितने भी राज्य हैं वो हैं, और प्लस एक एक्स्ट्रा में सिक्किम है। तो ये 8 राज्यों जो है पूर्वोत्तर परिषद में क्या है, शामिल है। कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर परिषद में। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम
शामिल है। कुछ क्षेत्रीय महत्व के कार्यों को छोड़कर पूर्वोत्तर परिषद के पास भी वही दायित्व है जो क्षेत्रीय परिषद का है। तो जिस तरह से क्षेत्रीय परिषद हमारा काम करता है उसी तरह से पूर्वोत्तर परिषद भी कार्य करता है, लेकिन इसमें एक शब्द को जोड़ा गया है कि उसके जो क्षेत्रीय महत्व है, क्षेत्रीय कार्यों हैं, उसको भी यह देख रेख करता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। बिल्कुल सही है, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर किसने कहा था कि अब समय आ गया है जब समान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को स्पष्ट कर देते हैं। जहां तक कि मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों में रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहूंगा। तो इसके पीछे लंबा चौड़ा कहानी है, कहानी आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाता हूँ। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग सभी जानते होंगे कि 13 अप्रैल 1919 को घटना हुआ था, लेकिन जस्ट इसके पीछे अगर जाते हैं तो रौलट एक्ट पहले आया था। 19 मार्च 1919 में रौलट एक्ट आया था, रौलट सत्याग्रह आया था, रौलट सत्याग्रह आया था। रौलट एक्ट को हम जो है काला कानून भी कहते हैं। बिना बिना वकील बिना दलील का जो है कानून भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता था कि जो है किसी भी नेता को शक के आधार पर गिरफ्तार करके उसे सजा दिया जाता था रौलट एक्ट के तहत। तो इसी कानून के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक अमृतसर के क्षेत्र में जो है क्या कर रहे थे, तो इसका विरोध कर रहे थे और उसी में दोनों को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया था पहले, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को एक छोटा सा सभा स्थल है ना किया गया, सभा स्थल का जो है आयोजन किया गया है ना अमृतसर में। और उसी में जो है ना विरोध कुछ लोग कर रहे थे जालियांवाला बाग हत्या का रौलट उनके गिरफ्तारी को लेकर के, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक की गिरफ्तारी को लेकर के। लेकिन जनरल ओ डायर के जो है आदेश पर आर डायर ने निहत्थों पर गोलियां चला दी और लोग जो है वहां मारे गए। लोग क्या हुआ, मारे गए। तो उसी में जो है ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये कथन कहे थे। तो ये कथन के अनुसार जो है वो अपने सर की उपाधि एवं जो है उनको जो उपाधि मिला था अंग्रेजों के माध्यम से, तो वो जो है क्या किए थे, लौटा दिए थे। तो ये कथन किसने कहा था, RNT रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सर हिंद की उपाधि जो है किसने लौटाए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अधोलिखित में कौन एक सुमेलित है। 9 नंबर का रहा है कि कौन सा सुमेलित है, शबरीगिरी परियोजना, मदिरा पूजी नदी। तो इसमें अगर सुमेलित देखा जाए तो सिर्फ C नंबर है, बलीमेला परियोजना सेलेरू दी में है ना, कहाँ है, सेलेरू दी नदी पर है। अगला, सबसे अधिक नगर निगम की संख्या किस राज्य में है। नगर निगम है ना, नगर निगम अगर देखा जाए तो मतलब 3 स्तर पर इसका जो है, जैसे छोटा है तो उसमें नगर पंचायत होता है, फिर नगर परिषद होता है और नगर निगम होता है ना। नगर पंचायत है ना, नगर परिषद और नगर निगम होता है। बड़े बड़े शहरों में नगर निगम होता है, उससे छोटों में शहरों में नगर परिषद होता है और सबसे छोटा जो शहर होता है उसको नगर परिषद के क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सबसे अधिक नगर निगम की संख्या किस राज्य में है, सबसे अधिक नगर निगम की संख्या किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए उस महान व्यक्तित्व की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिशों के अत्याचार एवं दमनकारी नीति के कारण विरोध स्वरूप वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए उस महान व्यक्ति की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग को पता होगा कि इसका जो है आयोजन 8 अगस्त को प्रस्ताव रखा है, लेकिन 9 अगस्त 1942 को यह लागू किया गया था। तो कह रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिशों के अत्याचारी एवं दमनकारी नीति के कारण विरोध स्वरूप वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया गया।
उस समय जो कार्यकारी परिषद था उसमें कुछ भारतीय लोगों भी था, भारतीय लोग भी उस कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित था। ठीक है, तो जब ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया तो इसमें जो है अंग्रेजों ने चाल चला, अंग्रेजों ने चाल चला और चलाया जीरो आवर ऑपरेशन। और जीरो आवर ऑपरेशन के तहत मेन जो नेता थे उसको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया कि ना ही रहेगा नेता और ना ही जो है ये ऑपरेशन ये आंदोलन चलाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऐसे में क्षुब्ध होकर के ये जो कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे हमारे भारतीय सदस्य, वो क्या किए, इस्तीफा दे दिए, ये सोच करके कि अगर हम इस्तीफा दे देते हैं तो ये कहीं मान जाए, ये आंदोलन जो है सुचारू रूप से चले। तो उसी को देखते हुए ये तीनों एचपी मोदी, राजभक्त एम एस एनी और एन एस सरकार, ये तीनों मिलकर के जो है इस्तीफा दे दिया है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा। तो एचपी मोदी, राजभक्त एम एस एनी और एन एन सरकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, कौन जो है सुमेल नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, कौन सा इसमें गलत को छांटना है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये गलत है। गल्फ स्ट्रीम की अगर बात किया जाए तो उत्तरी अटलांटिक महासागर नहीं बल्कि दक्षिणी में चलता है। कहाँ चलता है, तो दक्षिणी में। ठीक है, अगला, उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेने वाला उम्मीदवार का कितने रुपए की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। कर जब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो जमानत राशि के रूप में कितना रुपया जमा होगा, 15,000 रुपया। कितना रुपया होगा, तो 15,000 रुपया। वार्ड सदस्य से लेकर के जो है राष्ट्रपति महोदय तक ये जमानत राशि को जो है दिया जाता है। जमानत राशि किसको कहते हैं, जब आप चुनाव लड़ने के लिए जब पर्चा भरते हैं उसी वक्त जो है पैसा जमा होता है सरकार के खाते में। और ऐसी स्थिति कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें जमानत राशि जब्त भी हो जाती है। तो स्थिति आप जानना चाहिएगा ना। तो स्थिति ये है कि 1/6 मत अगर वोट पड़ता है, अगर 1/6 वोट मतलब 100 में से 1/6% वोट अगर आप नहीं ला रहे हैं तो आपकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर लिया जाएगा। वो क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, चाहे वह राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, उसका जमानत जब्त हो जाएगी। तो उपराष्ट्रपति का पूछा है तो इसमें 15,000 रुपया। ठीक है, अगला, सर्वप्रथम उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार की बात की गई थी। उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार की बात की गई थी किसमें, तो अगस्त प्रस्ताव में। किसमें किया गया था, अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव की बात किया जाए तो 1917 में आया था। कब आया था, 1917 में। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम है और उसका राज है का अल्लुपुरम। अल्लुपुरम की अगर बात की जाए, ठीक है, तो कर अल्लुपुरम की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ हो जाएगा, केरल में है अल्लुपुरम, केरल में अल्लुपुरम, केरल में अल्लुपुरम, केरल में अगुल उड़ीसा में उड़ीसा में, और बेलगांव कर्नाटक में, बेलगांव कर्नाटक में, और एक हो जाएगा कोरबा एल्युमिनियम कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, अल्लुपुरम केरल, अगलू कहाँ है, उड़ीसा में, बेलगाम कहाँ है, कर्नाटक में, और कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग का संबंध पंचायती राज से नहीं है। कौन सी ऐसी समिति है या आयोग है का संबंध पंचायती राज से नहीं है। तो पंचायती राज आप लोग बहुत अच्छे से अवगत होंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पंचायती से संबंधित जो है प्रावधान के अनुसार जो है वहाँ प्रशासन को चलाया जाता है, मुखिया सरपंच है ना, ये सब रहते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति, ये बिल्कुल सही है, ये तो जो है उसका उद्धारक ही है ना। बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात किया जाए तो ये त्रिस्तरीय समिति का उद्घाटन मतलब प्रस्ताव दिए थे, है ना। बलवंत राय मेहता समिति कई स्तरीय, तो त्रिस्तरीय। कई स्तरीय, त्रिस्तरीय। अगर कब देखा जाए तो 1957 में लाए थे, 1957 में। तारापुर समिति इससे संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति ये भी संबंधित है ना, ये द्विस्तरीय लाए थे, द्विस्तरीय। जीवी के राव समिति ये भी संबंधित है ना। तो इस तरह से ए, सी और डी
ए, सी और डी बिल्कुल सही है, लेकिन तारापुर समिति इस पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अधोलिखित में से कौन सा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर देखा जाए तो इसका जो है प्रमुख जो राजनीतिक हस्तक्षेप करते थे इसके राज्य में कौन थे? तो चाणक्य महोदय थे। कौन थे? चाणक्य थे, उसी को विष्णुगुप्त कहते हैं। तो इनके राज्य में, इनके शासन काल में एक अकाल पड़ा है ना, पूर्वी के क्षेत्रों में, मतलब बंगाल के क्षेत्रों में अकाल पड़ा। तो उसी अकाल में जो है ना, चाणक्य को बोला गया कि इस अकाल को जो है आप दूर कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कह रहा ये जो वर्णन मिलता है किसमें मिलता है? तो महास्थाना अभिलेख में। किसमें? महास्थान अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलाइए फिर से। एक पहाड़ी है, दूसरी तरफ जो है उसकी राज्य है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो बटेश्वर पड़ी कहीं नहीं, बिहार में अपना है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार में। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार में है। बिलारी श्रृंखला ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चिन श्रृंखला, चिन श्रृंखला कहाँ है? तो ये आपको मणिपुर में है। धोसी पहाड़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। धोसी पहाड़ी हरियाणा में। तो बटेश्वर पहाड़ी मुख्य रूप से याद रखिएगा जो बीपीएससी कैंडिडेट हैं। तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बिहार में। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में। चिन श्रृंखला मणिपुर में। धोसी पहाड़ी कहाँ है? तो हरियाणा में। 3, 4, 2 और 1। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। बिल्कुल सही है। सॉरी, कर लगातार जब बोलते हैं ना तो स्ट्रेस हो जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, फिर भी भारतीय संसद तथा ब्रिटिश संसद में कुछ अंतर है। इस संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन से आपको जो है बेसिक नॉलेज बढ़ेगी, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यूटी इस सेट में बनाए रखिए और कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करा रहा हूँ और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भी दे रहा हूँ, तो आप लोग इसका मजा लीजिए, ठीक है। ऐसा क्रीम क्वेश्चन और क्रीम सिलेबस जो है आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। हल्का क्वेश्चन के फेर में नहीं जाइए, है ना। हल्का क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए धीरे धीरे आप जब लगातार बने रहिएगा हमसे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। जब 10 से 20 सेट बनाना शुरू कर दीजिएगा तो क्वेश्चन रिपीट होना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो कह रहा भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, फिर भी भारतीय संसद तथा ब्रिटिश संसद में कुछ अंतर है। इस संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। चलते हैं, विचार करते हैं, आप भी विचार कीजिए। तो कह रहा भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, परंतु ब्रिटेन में राज्य का मुखिया आनुवंशिक होता है। ये बिल्कुल सही है ना। ये क्या है? तो सही है। भारत में राज्य का जो मुखिया होता है निर्वाचित होता है, परंतु ब्रिटेन में राज्य का जो मुखिया होता है आनुवंशिक होता है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। ये बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ये भी सही है। ब्रिटेन में कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य हुए मंत्री बन सकता है, परंतु भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। कारण ब्रिटेन में कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य हुए भी मंत्री बन सकता है, परंतु भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही है ना। मंत्री बनने के लिए जो है भारत में क्या चाहिए? तो उसके लिए जो है राज्यसभा लोकसभा में जो है क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। अगला, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के खुदाई से 1945 में पुरातात्विक को एक रोमन बस्ती मिली है? तो अरिकमेडु से। अरिकमेडु से किससे मिली है? अरिकमेडु से। कारण निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के खुदाई से 1945 में पुरातात्विक को एक रोमन बस्ती मिली है? तो किसमें मिली है? अरिकमेडु से। भारत का पहला पड़ोसी देश की मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा, हमारा जो भारत है
वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों से लगाता है। कितने देशों से लगाता है? 7 देशों से। तो उसी को कह रहा है कि जो है आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटका कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश सबसे ज्यादा है, 4096 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है, ये देखना है। कर संसद उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्ति में कटौती कर सकता है? गलत बात। कर संसद उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकता, परंतु शक्ति में कटौती कर सकता है। बिल्कुल गलत बात है। संसद उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्ति में कटौती नहीं कर सकता है, परंतु इसमें वृद्धि कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। कटौती नहीं करेगा, लेकिन वृद्धि करेगा संसद के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, विचार कीजिए 23 नंबर में। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों को सहायता की। बिल्कुल सही है। इन्होंने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये बिल्कुल गलत है। ये काम कोई और नहीं, सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। इसलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगा। कह रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? तो असम में। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? असम में। अगला, 74वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में किसी भी राज्य हेतु कितने प्रकार के नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की व्यवस्था किया गया है 74वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन, 26 नंबर, फिर से आ गया मिलान करने के लिए। तो करा स्वराज खोम्स जका, स्वराज नहीं, खराज होगा यहाँ पे, है ना? क्या होगा? तो खराज। खराज, खुम्स, जकात, खिदमत, है ना? ये सभी जो है कर है। तो कौन सा कर किससे लिया जाता था, इसके बारे में ये बोला जा रहा है। ठीक है। तो करा खराज की अगर बात किया जाए तो खराज किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था खराज। बिल्कुल सही है ना? खराज जो लिया जाता था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भू राजस्व था। खुम्स, है ना? खुम्स जो है लूटा हुआ युद्ध में लेता था। ये भी सही है। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला, जकात क्या है? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था। नहीं, ये गलत है। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर नहीं था, बल्कि जकात क्या था? तो हिंदुओं से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था। खिदमती, खिदमती सही है। पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व कर, मतलब कोई राजा अगर दूसरे राजा को हरा दिया तो उस राज्य के राजा से, है ना, टैक्स लेता था, उसी को क्या कहते थे? खिदमती। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जनजाति है थारू, थारू कहाँ पाया जाता है? तो थारू आपका यूपी में मिलेगा। भील कहाँ मिलेगा? भील, भील कहाँ मिलेगा जी? तो भील मिलेगा राजस्थान में। गद्दी, गद्दी हिमाचल प्रदेश में। मुंडा झारखंड में। तो इस तरह से इसका मिलान है। सी नंबर 4, 1, 2 और 3। थारू कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में कह सकते हैं। थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, है ना? उत्तराखंड जो है यूपीए से अलग हुआ है। भील, भील कहाँ है? तो राजस्थान में है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड से। अगला क्वेश्चन, कर कुल 11 मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? कर मूल कर्तव्य की अगर बात किया जाए तो 42वें संशोधन के तहत 1976 में, सॉरी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो कि 4 के काम में है। कितना में है? 4 के काम में। ये मूल कर्तव्य की जो परिभाषा है कहाँ से लिया गया है? तो रसिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है। तो उसमें टोटल जो है 10 गो मूल कर्तव्य था मूल में, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य बनाया गया है। तो टोटल अभी देखा जाए वर्तमान में तो 11 मूल कर्तव्य है, जिसमें कह रहा है इसमें से कौन नहीं है? तो ये नंबर क्या कह रहा है? केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर का भुगतान करना। बिल्कुल गलत है ना? ये नहीं होगा। बाकी ये तीनों है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, इसी को जो है 11वां
मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर रखना, ये सभी जो है क्या है, मूल कर्तव्य है, लेकिन इसका आंसर जो ए होगा वो मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक मध्यकालीन शासक ने गिरिनार पहाड़ियां की तलहटी में मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना तथा लोग इसे जरवक्स स्वर्णदान करने वाला के नाम से पुकारते थे? तो कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद बेगड़ा, मोहम्मद बेगड़ा। अगला, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट हुई थी? सबसे अधिक गिरावट हुई थी 1961 से 71 के बीच में, 61 से 71 के बीच में। दीवानी मामलों में न्यूनतम कितने रुपये मूल्य की जायदाद के प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो कितने रुपये पर? 5,000 पर। कितने रुपये पर? 5,000 पर। अगर दीवानी मामलों में, जो दीवानी मामले हैं, न्यूनतम कितने रुपये मूल्य की जायदाद के प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? 5,000 पर। तो जो छपा हुआ नोट रहता है। अगला, विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध आपको पता होगा कि 1565 में हुआ था, है ना? तो विजयनगर तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था? तो इसमें संगठन जो बनाया था बीजापुर था, अहमदाबाद, अहमदनगर था और गोलकुंडा था। ये तीनों मिलकर जो है क्या किया था? आक्रमण किया था किस पर? तो विजयनगर पर। और विजयनगर क्या हुआ? हार गया। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। तो बिल्कुल सही है ना? दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब की पट्टिका होती है। ये नंबर सही है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, ये गलत है। तो ये सही है, आर गलत है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है? बाल श्रमिक जो बाल मतलब 18 वर्ष से कम बच्चों को मेहनत करवाता है, तो बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा? तो ये दिया जाता है आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय। भारत में बाबर की सफलता का प्रमुख कारण है कुशल एवं प्रशिक्षित घुड़सवार सेना, बिल्कुल सही है। युद्ध में तोपखाने, ये भी सही है। असंगठित अफगान शक्ति, ये भी सही है। तीनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ लौ अयस्क है, दूसरी तरफ उसके संबंधित देश हैं। तो लॉरेन लौ अयस्क, लॉरेन लौ अयस्क कहाँ है? तो फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। मिडलैंड कहाँ है? तो यूके में। किरूना कहाँ है? तो स्वीडन में। और कोस्ताने कहाँ है? तो कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में। ठीक है, आप लोग इसे याद करिएगा, इस तरह से आप नोट्स बनाइए, है ना? संघात्मक शासन का क्या लक्षण है? संघात्मक शासन का क्या लक्षण है? तो इनमें से सभी दोहरे स्तर पर सरकार, दोनों स्तर पर सत्ता का विभाजन है तो लिखित संविधान, ये तीनों क्या है? सही है। इमारत है, स्थल है, कुतुब मीनार दिल्ली में, बिल्कुल सही है। ठीक है, अताला मस्जिद ये अहमदाबाद में नहीं है। जहाज महल मांडो में, ये सही है। जहाज महल कहाँ है? मांडो में। 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे? कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं? तो कौन सा था? आर्मेनिया था। कौन सा है? आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन, समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना किस न्याय का उद्देश्य है? तो किस न्याय का उद्देश्य है? सामाजिक न्याय का। समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना किस न्याय का उद्देश्य है? सामाजिक न्याय। गंगकोट चोलपुरम की स्थापना निम्न से किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। गंगकोट चोलपुरम की स्थापना किस चोल के द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर किसने कहा वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अरस्तु, है ना? किसने कहा था? अरस्तु।
फिर उपाधि और संबंधित वर्ग है, उपाधि और संबंधित उसका वर्ग है। तो कह रहा वल्लाल धनी किसान को, बिल्कुल सही है। अरसर शासक वर्ग को, ये भी सही है। कडेसियत खेत मजदूर को, ये भी सही है। 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, कह रहा टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? टीपू सुल्तान के विरुद्ध में तो जनरल सर डेविड बेयर, लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, किसने किया था? तो ये किया था सर जनरल डेविड वेयर ने। किसने किया था? डेविड वेयर ने। अगला, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय थे। करा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय। राष्ट्रीय डोक प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? राष्ट्रीय डोक परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो किसके तहत कार्य करती है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। अगला है ना, कुछ संस्थानें हैं जो कि कहाँ है, इसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? तो जयपुर में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। राष्ट्रीय हेम्योपैथी संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है।